नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के साझा हमले के बाद दुनिया भर में खलबली है, बेचैनी है। दुनिया के कई देश किसी भी सूरत में इस युद्ध को टालना चाहते हैं, यूएन के दखल की मांग कर रहे हैं। रूस अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करने लगे हैं। चिंता यह है कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो किसी महायुद्ध की शक्ल ये जंग ले सकती है और इसके नतीजे इंसानियत के लिए, दूसरे देशों के लिए भी बुरे हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन पा रही है? ऐसी स्थिति बनने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया है और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के कई एयरबेस को, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है मिडिल ईस्ट के 6-7 देशों में, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान झुकने को, सरेंडर करने को तैयार नहीं और अमेरिका मानने को तैयार नहीं। तो क्या अंजाम होगा इस जंग का, इस युद्ध का, और इससे अमेरिका को क्या हासिल है? और ईरान इस जंग में अमेरिका के सामने जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो तो कहां तक टिकेगा? वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? इस सबको समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट, हम लोगों के बहुत सीनियर रहे, कमर आगा साहब। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन खास तौर से मिडिल ईस्ट और तमाम कूटनीतिक जो दौर है इस दौर का, उसको समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कमर आगा साहब। बिना किसी घोषणा के पहला सवाल कि जो दिन भर में हुआ और जिस तरह की खबरें दिन भर आ रही हैं लगातार, जैसे ईरान से ऐसी भी खबर आई कि किसी स्कूल में ईरान में इजरायली हमले में 50 बच्चों की मौत हो गई। ईरानी रिटेलिएशन में कई जगह जो अमेरिकी एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट से खबर आई कि सारी फ्लाइटें रद्द हो गई। दुनिया के कई देशों में, जैसा कि मैंने कहा, कि बेचैनी और खलबली है। क्या देखते हैं, ये जंग कहां जा रही है? देखिए, लगता तो ऐसा है कि ये आर पार की ही लड़ाई है, लंबी खींचने के इसके चांसेस हैं, ऐसा लग रहा है फिलहाल। और ईरान कोई वेनेजुला तो है नहीं कि आप वहां से गए, वहां के जो प्रेसिडेंट थे मडूरो, उनको उठा लाए। ईरान काफी समय से उसको मालूम था कि एक ना एक दिन ये युद्ध होना है, और उसके हिसाब से वो अपनी मिसाइल डेवलप कर रहा था, वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप कर रहा था, अपने अलायंसेस बना रहा था, और वो नजर भी आ रहे हैं। ईरान का ऑब्जेक्टिव दो है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो जंग को पूरे क्षेत्र में फैला देगा, वो शुरू से कहता है कि ऑल आउट वार होगी। दूसरा वो ये कहता है जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, वो अरब बेस या अरब जनता पे अटैक नहीं करेगा, करने को कहता है, बल्कि जहां जहां पे इनके हैं बेसेस हैं उनको टारगेट करेगा। दूसरा उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो चाहता है कि वहां के ऊपर जो तेल की सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर देगा, करने की बात करता है। कहाँ तक कर पाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि ये संभव है कि तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। अमेरिका का ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ही है, रिजीम चेंज। वो कहते हैं कि वहाँ की जो हुकूमत है उसको हम बदलेंगे और वहाँ पे प्रो अमेरिकन रिजीम आएगी, तब तक हम पीटते रहेंगे। दूसरे ये कि अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत सफर पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन इकोनॉमी भी वीक है, ऐसी बात नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है कि वो लंबी जंग में वो इन्वॉल्व रहे, बहुत समय तक लड़ते रहे। और तो ये सारी चीजें हैं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाहता है पूरी तरीके से ईरान को तोड़ ही दे, बल्कि रिजीम बदले, टॉप लीडरशिप की को मारना चाहिए, हटना चाहिए, मारना चाहिए, और ईरान के को कई टुकड़ों में बांट भी देना चाहिए, यानी जहां जहां माइनॉरिटीज हैं उनको अलग। ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े हैं। हमने इराक वार में भी यही सुना था, इस तरह की बातें, सद्दाम हुसैन हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लीबिया में ये सुना था कि कर्नल गद्दाफी चले जाएंगे तो अमन शांति आ जाएगी। अफगानिस्तान में भी यही सुना था, सीरिया में भी इसी तरह की बातें हो रही थी कि बशर अल असद चले गए तो सब शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं भी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं बना पाए। सीरिया में जरूर बना ली है प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही, इतने भागों में पड़ गया है सीरिया। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव पूरे होने मुश्किल है। ईरान का कहना यह है कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए
तैयार है। अब देखना ये है, रशिया ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उन्हीं ने कहा है कि वो चाहेंगे कि ये जो है पीस, अमन शांति की बात करने की कहा है कि वो इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन अभी तो कोई सवाल ही नहीं, अभी कुछ कितना समय लगेगा कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, ये देखना बाकी है। इजराइल को भी काफी क्षति पहुंचेगी और पहुंच चुकी होगी, मैं समझता हूँ, इसलिए कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको अब इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में असमर्थ रहे, पहले भी और इस दफे भी लग रहा है। अभी जो खबर आ रही है कमर आगा साहब, रॉयटर्स के हवाले से, हालांकि इसकी और सोर्स से पुष्टि नहीं है, उसमें खबर आ रही है कि ईरान के रक्षा मंत्री की हमले में मौत हुई है और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की मौत हुई है। दो बड़ी घटना हुई है इस अटैक में। अब वो इजरायली अटैक हो, अमेरिकी अटैक हो, ज्वाइंट ऑपरेशन हो, लेकिन ये खबर आ रही है। और उसी तरफ दूसरी तरफ से लगातार की यूएई में, अलग अलग देशों में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में जो ईरानी मिसाइल अटैक की खबरें हैं। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध को, जो मैंने पहले कहा, कि आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी तो ये खाड़ी के देश में ही सीमित है, और इजराइल और ये जो अरब पार्ट है इसके अंदर, इससे बाहर अभी निकलने की क्षमता दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि रशिया या चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। हालांकि ये, अगर ईरान की रिजीम चेंज होती है तो रशिया और ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। रिजीम चेंज के मतलब ये है कि तेल की सप्लाई जो चाइना को जा रही है इन देशों से, वो बंद हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि ईरान जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इन अमेरिकन का मानना ये है कि यहाँ पे रिजीम बदले, प्रो अमेरिकन रिजीम आए, फिर ये रिजीम जो है उनकी मदद करे सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को कंटेन करने में, और रशियन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको जोड़ दे ईरान से, उनका तेल और गैस पाइपलाइन जो है वो गल्फ रीजन में लाके वहां से यूरोप, अमेरिका, ये सब बहुत लंबे प्लान है। इन सब बातों को हम कंप्यूटर पे तो समझ में आते हैं बनाते हुए, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि कहाँ तक जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल लगता है कि रशिया, चाइना जो है वो इनको इकोनॉमिक मदद कर सकते हैं ईरान को। दूसरी तरफ ये भी है कि वो उनको वीपन सिस्टम्स और ये सारी चीजें दे सकते हैं। और रिपोर्ट्स इस बात की हैं कि काफी उन्हीं ने इनको मिसाइल्स और डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं पिछले कुछ दिनों में। कितने किए हैं, कितने वो बचाने में समर्थ रहेंगे, ये है। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं सरप्राइज हो सकता है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की हत्या हो गई हो, या उनके डिफेंस मिनिस्टर की, लेकिन उन लोगों ने, ईरान भी ये जानता था इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो उन्हीं ने एक पैटर्न बनाया है कि अगर चीफ मरता है तो सेकंड रैंक में कौन आएगा, थर्ड रैंक में कौन होगा, फोर्थ रैंक में कौन होगा, फिर फोर्थ रैंक जो है वो अलग डिसाइड करेगा अपना 1, 2, 3। इस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का फ्यूचर उन्हीं ने पहले ही से कर लिया है कि ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा एक अगर जाता है। और पहले भी बहुत से साइंटिस्ट और पहले भी बहुत से ईरान के टॉप जनरल्स की हत्या हो चुकी है, हमने देखी है। इंटरनल सिक्योरिटी उनका बहुत कमज़ोर है और वहाँ के ऊपर काफ़ी इजरायली जो है एजेंट्स या जो भी कह लीजिए वहाँ पे मौजूद हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो ये बताइए जफर साहब, माफ करिए कमर साहब, कि जो स्थिति अभी है, जहां तक फुल स्केल वार की तरफ ये बढ़ने की नौबत है, और ईरान की तरफ से बार बार आज भी और पहले भी लगातार कहा जाता रहा है कि हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे आखिर दम तक। तो डू और डाई की सिचुएशन ईरान की हो सकती है। अभी एक जनरल का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमने अभी मिसाइल दागे हैं, ये स्टॉक पिल से मिसाइल हैं, ये स्क्रैप मिसाइल है, अभी असली मिसाइल दागने बाकी है। तो क्या ईरान के लिए डू और डाई सिचुएशन में अमेरिका की जीत दिखती है, या अमेरिका फंस सकता है ईरान में? इतना आसान नहीं जैसे जो शुरू में आपने कहा, वेनेजुएला नहीं है या कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है, या इराक से भी तुलना करना ईरान का बेमानी होगा? जी देखिए, ये कहना फ्यूचर में क्या होगा
मुश्किल है, मगर इतना है कि ईरान ने अपने को तैयार किया है एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके पास जो सेना है वो बहुत कमिटेड है। और ये जो सेना है रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये बनी ही इसलिए है कि इस्लामिक रिवोल्यूशन के ये अपने को मुहाफिज कहते हैं, गार्डियन कहते हैं। और ये ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है और धर्म भी बहुत डीप रूटेड है, दोनों चीजें हैं नजर आती हैं। तो वो लोग जो हैं वो तो लड़ाई लड़ेंगे, उसकी बड़ी संख्या में लड़ाई लड़ेंगे और मरने पे भी तैयार हैं वो लोग। और दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत से लोग हैं ईरान के इस रिजीम के खिलाफ भी हैं, मगर अधिकतर लोग जो खिलाफ भी हैं वो ये नहीं चाहते कि ये रिजीम जाए और वहाँ पे कोई प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाए, जैसे पहले था रजा शाह पहलवी का दौर। तो वो उसको ईरानी मुझे नहीं लगता कि मानने पे तैयार होगा। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जरूर आ जाए, जो ग्रुप है वेस्टर्न एजुकेटेड है, पढ़े लिखे बहुत है, दोनों तरफ है, रिजीम में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदाजा आप लगा सकते हैं उनकी प्लानिंग और उनके जो डेवलपमेंट मॉडल उन्हीं ने जिस तरीके से डेवलप किया ईरान को सैंक्शन के चलते हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो दूसरी तरफ ये भी है, तो ये जो है एक सेक्शन है बहुत छोटा सा रॉयलिस्ट जो है, और फिर उसके अलावा कुछ माइनॉरिटीज है, खासतौर से कुर्दिश माइनॉरिटी जो है वहाँ पे, वो जरूर खुल के इस रिजीम के साथ है नजर आती है। उसका एक बड़ा एक सेक्शन उसका है, खासतौर से जो सीरियन बेस्ड है, उनके वो काफी ट्रेंड भी हैं, उन्हीं ने किया है। और वो लोग जो है वो पिछले दफे जब स्ट्राइक हुई थी, लड़कों ने स्ट्राइक की थी ईरान के अंदर, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था, वो काफी ट्रेंड थे, उन्हीं ने बहुत से जगहों पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे और मस्जिदों में आग भी लगा दी थी बहुत कम समय के अंदर, काफी ट्रेंड होके आए थे ये लोग। तो वो तो जरूर हैं जो इनको अंदर से क्षति पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन, जनता सड़क पे आ जाएगी इस रिजीम के खिलाफ, फिलहाल नहीं लगता कि बात करेंगे। देखिए अमेरिका की पॉलिसी रिजीम चेंज की नहीं है, वो ये चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग रिजीम है इस वक्त हार्ड लाइनर, इनको इतना पीटो और मार डालो कि ये बाहर हो जाए ताकि मॉडरेट पावर में आ जाए, तो उनके वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना लेंगे। दूसरी तरफ ये भी है, उनको ये डर लगता है कि अगर पूरी रिजीम कोलैप्स हो गई इस्लामिक, तो फिर तो वहां पे डेमोक्रेसी आ जाएगी, और डेमोक्रेसी आ गई तो वो तो फिर नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, जैसे 1953 में हुआ था, डेमोक्रेसी आ गई थी, मुसल्लिक आ गए थे तेल, तो उससे लड़ना तो अमेरिका के लिए और मुश्किल काम होगा। तो ये जो गोल्स हैं ये बड़े मुश्किल है जिनको पूरा करना। तीसरा गोल अमेरिका का ये होता है, ठीक है हमारी बातें नहीं मान रहा है तो ध्वस्त कर दो मुल्क को, जैसे इराक को किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब तोड़ ताड़ दो। तो देखना ये है कि आने वाले समय में अगले 2-3 दिन में पता चलेगा। अमेरिकन इकोनॉमी इस बात की परमिट नहीं करती कि वो लंबी लड़ाई लड़े। उनका एक चीज बताइए कमर साहब, एक चीज समझने के लिए दर्शकों को, हम लोगों को भी, कि बहुत सारे लोग एक तो व्याख्या ये होने लगती है कि चूंकि शिया कंट्री है ईरान और मिडिल ईस्ट के बाकी देश सुन्नी देश हैं, इसलिए भले मुस्लिम देश हैं लेकिन उनमें भी आपस में राइवलरी है, और यही वजह है कि 7-8 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां जिसका अमेरिका से अच्छा रिश्ता है, जहां अमेरिका का एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, और उसके बाद अमेरिका के वो पार्टनर है इस जंग में भी, वहां से अमेरिका अपना ऑपरेशन करेगा और कर रहेगा और कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर ईरानी रिटेलिएशन का शिकार, अगर दुबई में ईरानी मिसाइलें गिर रही है या बहरीन में गिर रही है, या आज पता चला बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया दुबई में, तो ये जो हो रहा है इसका असर मिडिल ईस्ट के देशों पर क्या होगा? और जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई किसी भी सूरत में जनता, आवाम वहां की नहीं चाहेगी कि इजरायली सुप्रीमेसी ऐसी हो कि वहां रिजीम चेंज हो जाए और उसके बाद भले शिया मुल्क हो लेकिन वहां इजराइल एक पावर प्लेयर हो जाए। अंजुम साहब, पहली बात तो ये कि गाजा वार ने बहुत सी चीजें बदल दी। गाजा वार में शिया सुन्नी जो डिफरेंस थे ये काफी कम हो गए। उसका रीजन ये था कि ईरान अकेला देश था जो गाजा में फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा था। गाजा फिलिस्तीन का मसला अभी भी मुसलमानों के में, ग्लोबली मुसलमान कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-अक्सा मॉस्क भी है वहां पे, खास तौर से उसको चलते हुए। तो हम ये देख रहे हैं पिछले काफी समय से शिया सुन्नी
जो डिस्प्यूट था और जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट कर रही थी, वो सब जो इसको प्रमोट करती थी शिया सुन्नी, वो काफी कमजोर हो चुकी है। सऊदी अरेबिया का वहाबी मूवमेंट या इस तरह के पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट, जो जिससे कि इन्होंने कुछ नहीं किया गाजा के पीरियड में, सिर्फ बात भी नहीं की, कंडेम भी नहीं किया, ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। दूसरी बात ये है कि जब ईरान ने अल-उदैद, ये जो कतर में अमेरिकन बेस है, जून के महीने में जब इसके ऊपर अटैक किया था, तो जनरली अरब देश में सेलिब्रेट किया था। वो सुन्नी जनता थी जिसने सेलिब्रेट किया था। उसको लगता है कि ये जो अमेरिकन एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इस्लामिक देश में इतने ज्यादा हो गए हैं, और ट्रंप के आने के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में गाजा के अंदर किया है, जिस तरीके से सपोर्ट इजराइल को कर रहे हैं, या जिस तरीके से अभी भी उनकी सपोर्ट जारी है, और वो अब बात कर रहे हैं नए तरीके से गाजा को खाली कराने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर्टी की शक्ल में देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस बना दिया वहां गाजा को, पता नहीं क्या खाली करा, और क्या क्या बनाने की और तैयारी कर रहे हैं। जब इजराइल नहीं हटा पा रहा है, तो फिर ये हुआ कि अब इंटरनेशनल कोलिशन बनाया जाए जो गाजा में हमास से लड़े। तो ये सारी बातें अरब के दिमाग में, वो लोग अरब लोग हैं, और ये एक बड़ी समस्या बन गई है अरब रिजीम्स के लिए। जो प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि ये अरब रिजीम इतना एक्सपोज हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे कि जो अमेरिका कहता है वो करना पड़ता है। अमेरिका ने कहा कि हमें $1 ट्रिलियन दो, तो उन लोगों ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर दिया। अब उनकी इकोनॉमी इस वक्त बुरी हालत में है। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो सऊदी बजट, यूएई बजट, और जरा भी अगर कहीं एक अटैक हो जाता है किसी और जगह पे अमेरिकन बेस के अलावा, तो फिर तो जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यूएई में वो तो विड्रॉ कर जाएगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि एक बड़ी विड्रॉ कर जाएगा, और सारे बाहर के जो काम करने वाले हैं इनको भी जल्दी खाली करना पड़ेगा। ये भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है, जो आप कह रहे हैं वही हम लोग भी उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की इस मामले में समझदारी ज्यादा है, कि एक वो अरब रिजीम जो प्रो अमेरिका है, और अमेरिका से रिश्तों का तो सबूत मिलता है, जब ट्रंप जाते हैं तो 400 करोड़ का बोइंग गिफ्ट कर दिया जाता है ट्रंप को, तो एक वो रिश्ता है। और अमेरिकन रिजीम के अगेंस्ट, या सेंटिमेंट कहें अमेरिकन रिजीम या ट्रंप के अगेंस्ट, वहां की जनता का सेंटिमेंट है गजा के मसले पर जो इजराइल और अमेरिका का रुख रहा। क्या उस सेंटिमेंट को कहीं अरब रिजीम को, या ये जो देश, जो 6, 7, 8 देश हैं जहां अमेरिकन बेस है, उनको रिफ्लेक्ट करने को मजबूर होना पड़ेगा? अमेरिका को कहना पड़ेगा कि इसको बंद करो या किसी ढंग से दूसरा रास्ता निकालो, या वो सपोर्ट में रहेंगे वैसे ही जैसे अमेरिका के साथ हैं? देखिए, इन गवर्नमेंट्स के पास बिल्कुल इस समय ऑटोनॉमी नाम की चीज ही नहीं बची है। बिल्कुल खत्म हो गई है, खासतौर से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए। जो अमेरिका कह रहा है वो इनको करना पड़ रहा है। उसकी दो वजह है। सबसे बड़ी वजह अंजुम साहब ये है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इनके पास सेना नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है, दिखाने वाली सेना है। ये सेना से डरते थे, सेना इन्हीं ने बनाई नहीं। उसका कारण ये था, इनको लगता था कि अगर सेना बनाएंगे तो जैसे इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में, लीबिया में और बहुत सी जगहों पे कू हो गया, तो इनको लगता था कि इनके देश में भी कहीं कू हो जाए और सेना सत्ता में ना आ जाए। छोटे छोटे देश हैं, तो इन्हीं ने अपनी मुल्क की जो सुरक्षा वो अमेरिका के हवाले कर रखी है। तो वो अमेरिकन बेसिस है, वहां पे अमेरिका ही इनको रिजीम्स को सुरक्षा देता है। जनता जो है वो पहले तो प्रो अमेरिकन थी, इसमें कोई शक नहीं, कोल्ड वार तक और कोल्ड वार के बाद भी काफी समय तक। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त चेंज अरब वर्ल्ड में आया, और खासतौर से इजराइल को लेके जिस तरीके से अमेरिका ने खुल के इजराइल के समर्थन किया, अरबों का किया, तो वो खत्म हो गया है। वो जो फीलिंग थी अमेरिका के लिए, बल्कि कन्वर्ट हो गई है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स में अरब वर्ल्ड में। तो ये एक जो है बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले समय में इन गवर्नमेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई रेवोल्यूशन होने जा रहा है, अभी एक बार तो हो चुका है अरब स्प्रिंग, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह है कि एक तो इकोनॉमी इनकी और कमजोर हो जाएगी। ये सारे देश जितने भी हैं डिपेंडेंट हैं फॉरेन लेबर के ऊपर, फॉरेन लेबर को छोड़ना पड़ जाएगा, वहां से आना पड़ेगा अगर बढ़ती है बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ आ रहा था
वो बंद हो जाएगा यूएई में खास तौर से, और इन जगहों के ऊपर वहां से फ्लाइट तो ये बड़ी समस्या इन देशों की भी खड़ी कर दी है ईरान ने ये अटैक करके। क्या होगा ये हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, सही अभी बात, अगले 3-4 दिन में पता चलेगा। ये तो सही बात है। हमने जो बताया एक ऐसा लगता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि अगर वार चल जाती है और 2-4 बार अटैक होता है तो फिर तो फॉरेन लेबर्स को वहां से हर देश चाहेगा कि उसके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वापस बुलाया जाए। और भारत के तो अभी बयान 1 करोड़ लोग हैं वहां जो काम करते हैं। एक बयान देख रहा हूं अभी, ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया इस हमले को लेकर, अमेरिकी मंशा को लेकर, कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका पूरी जिद के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, और कह सकते हैं कई हफ्तों की तैयारी के बाद इस जंग में कूदा है। अब ये फुल स्केल वार की तरफ बढ़ने के इसके खतरे हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि ईरान के पास मिसाइल पावर है, नो डाउट, बट एयर पावर नहीं है। अगर सामने सीधे अमेरिका लड़ रहा हो इजराइल के साथ, जैसे पिछली बार तो इजराइल के पीछे अमेरिका था, इस बार फ्रंट पर अगर अमेरिका आता है, तो ईरान क्या लंबे समय तक अमेरिका से इंगेज करते हुए इस वार में अमेरिका को पीछे धकेलकर या नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, या ऐसी स्थिति आएगी कि 2-4-5 दिन में ईरान को झुकना पड़ सकता है? ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अब इसी तरह के हाँ, मुझे अंजुम साहब एक चीज से डर लग रहा है। अगर ईरान ने ज्यादा क्षति पहुंचाई इजराइल को, तो इजराइल जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर लेगा। वही एक ऐसी चीज है जो ईरान को रोक सकती है। इसका डर मुझको लगता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकन जो है, ईरान वैसे प्रिपेयर है काफी लंबी समय के लिए। वियतनाम में भी जब अटैक हुआ था तो वियतनाम के पास कुछ नहीं था, न एयर पावर थी न कुछ था। जब जी चाह रहा था ये लोग कारपेट बॉम्बिंग कर रहे थे, लेकिन वो लड़े। ईरान के अंदर नेशनलिज्म भी बहुत डीप रूटेड है और इस्लाम भी बहुत डीप रूटेड है। ये कम्बिनेशन बहुत डेडली होता है। अगर ऐसा है, जो देख रहे हैं, हमने देखा सद्दाम हुसैन से 8 साल लड़ाई लड़ी जबकि उनके पास सेना नहीं थी। जो शाह ईरान की सेना थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था इमाम खुमैनी ने, जो इस्लामिक रिवोल्यूशन के लीडर थे, उन्हीं ने आने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया था। उनको लग रहा था कि ये सेना रहेगी तो दोबारा से अमेरिकन आ जाएंगे, जैसे मुसद्दिक को के समय में 1953 में किया था कि शाह ईरान को हटा दिया था, मगर ये है कि दोबारा से कू करा के अमेरिकन आ गए थे। तो इसलिए बगैर सेना के उन्हीं ने अपनी रैग टैग आर्मी बनाई और उससे लड़ते रहे। 8 साल लड़े, 1 मिलियन लोग मरे, मरने वाले अधिकतर ईरानी थे, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन को विड्रॉ करना। यहाँ पे उनका एनिमी बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रांग है। दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है अमेरिका, और इजराइल की भी शक्ति बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, लेकिन शक्ति के साथ आदमी जीत नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फिर वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, सूडान में, सोमालिया में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ना बना लेते, नहीं बना पाए। सब कुछ किया, इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, लीबिया देख लीजिए 2 हिस्सों में बटाए आपस में लड़ रहा है और कितनी मुसीबतें में झेल रहा है। तो ईरान तो इन सब मुल्कों से ज्यादा शक्ति है, इसलिए लगता है कि ये एक कुछ समय तक, काफी समय तक लड़ने के लिए इन्होंने तैयारी कर रखी है। अब कितना है, क्या होगा, ये हमें अगले 3-4 दिन में पता चलेगा किस प्रकार का अमेरिकन जो है वो अटैक करते हैं। इसलिए कि अमेरिका इतना तो कर ही देगा कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उसको ध्वस्त कर दे, इनके न्यूक्लियर साइट, मिसाइल साइट को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, जैसे इराक में किया था। तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर देगा। अब ये देखना है कि अगर उनके मिसाइल साइट्स और या उनके जो ड्रोन्स हैं या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में उसमें कितनी कामयाबी उसको मिलती है। इन्हीं ने काफी कोशिश की है उसको बचाने की, कितने हद तक बचा लेते हैं ये भी आने वाला समय बताएगा। हाँ, अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर बहुत सारे एक्सपर्ट को सुन रहा हूँ आगा साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब तक ग्राउंड पर इजराइल या अमेरिका नहीं आता है तब तक ईरान को पूरी तरह से शिकस्त देकर रिजीम चेंज करना ईरान में मुश्किल होगा, जो मकसद है इजराइल और अमेरिका का, और ग्राउंड पे आने के बहुत खतरे हैं। तो क्या ऐसी भी कोई संभावना देखते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता
कि ये ग्राउंड पे आएंगे। अमेरिकन आर्मी भी लड़ने पे तैयार नहीं है इस तरह। अमेरिकन आर्मी के अंदर बहुत डिवीजन है। इजरायली आर्मी ने, जनरल्स ने मना किया कि आप ज्यादा लड़ाई मत लड़िए, आप लड़ाई मत लड़िए ईरान से। और तीसरी चीज ये कि अमेरिकन इकोनॉमी भी नहीं इस बात की इजाजत देती कि वो लंबी लड़ाई लड़े। लेकिन ये होता है कि कभी कभी आदमी फंस जाता है, गवर्नमेंटें आ जाती हैं तो फिर उनको मजबूरन लड़नी पड़ती है। लेकिन अगर लंबी लड़ाई हुई तो अमेरिकन इकोनॉमी, तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, उसका सीधा असर यूरोप पे भी पड़ेगा, अमेरिका पे भी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के पास काफी तेल है, लेकिन ये शेल ऑयल है, उसको निकालने, उसकी कॉस्ट बहुत आती है निकालने में, 60 to 80 to 100 डॉलर पर बैरल कॉस्ट आती है। तो वो तो ओवरऑल तो कॉस्ट बढ़ ही जाएगी। जो सस्ता तेल उनको मिडिल ईस्ट से मिल रहा है, दूसरी जगहों से मिल रहा है, वो तेल भी लेते हैं, फिर तेल लेके रिफाइन करके बेचते भी हैं, फिर तेल का बाई प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो बेचते हैं। तो वो तो बहुत पैसा एक बैरल तेल से कमाते हैं, लगभग $1,000 एक तेल से। ये लोग तो क्रूड बेच देते हैं खाली, वो तो क्रूड का बहुत से बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सी चीजें बनाते हैं फिर बेचते हैं। तो उनकी भी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि यूरोप इस दफे खामोश है। अभी तक यूरोप हमेशा अमेरिका का साथ देता था, मुझे नहीं लग रहा कि इस दफे खुल के साथ देता हुआ नजर आएगा। वो भी इसलिए कि ग्रीनलैंड के मसले पर जिस तरह से फ्रांस, डेनमार्क, 8-10 देशों ने लामबंदी की अमेरिका के खिलाफ और उसके बाद पीछे लौटना पड़ा ट्रंप। एक समय तो ऐसी स्थिति लग रही थी कि ग्रीनलैंड को बस एक हफ्ते में कब्जा कर लेंगे। तो मुझे लगता है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर लामबंदी और उसके बाद ट्रंप का रवैया, टैरिफ को लेकर बयानबाजियां, उससे शायद यूरोप इस बार अमेरिका से, यूरोपीय देश एक डिस्टेंस मेंटेन करे इस मामले में। क्या सही कह रहा हूं? हाँ, देखिए अंजुम साहब, ये जो युद्ध है ये ऑयल वार है। इन्हीं ने वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके किंग, उसके प्रेसिडेंट को उठा ले गए। तेल था वहां पे, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर है। हालांकि उसका तेल काफी हार्ड होता है, ज्यादातर रिफाइनरीज में उसको रिफाइन नहीं कर पाती। भारत में केवल एक रिलायंस ऐसी रिफाइनरी है जो उस तेल को रिफाइन करती है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा ईरान है। ईरान के पास तेल के बड़े भंडार हैं, गैस है। फिर अगर ये ईरान की रिजीम गिरती है तो इनका प्रोग्राम, ये प्रो अमेरिकन रिजीम होगी, वो सेंट्रल एशिया में जाके, सेंट्रल एशिया में जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और वहां के ऊपर वहां प्रो अमेरिकन टिल्ट हो जाएगी। और फिर उसके अलावा खुद रशिया के लिए कहते हैं कि रशिया के पास बहुत रिसोर्सेज है, रशिया के पास भी उनकी नजर है रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने दो, अपना तेल दो, गैस दो। इसीलिए रशिया से ज्यादा अमेरिकन लड़ाई भी नहीं लड़ रहा, बल्कि पीस की बात करता है, रशिया को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर रहा है। ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड में बहुत तेल, गैस और दूसरे मिनरल पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ऑयल की लड़ाई है। तेल पे कब्जा करो, अमेरिकन इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर तेल पे कब्जा हो जाता है, तमाम पश्चिम एशिया का तेल तो है ही उनके कब्जे में, बाकी भी अगर हो जाता है तो फिर तेल को वो एज ए वीपन भी यूज कर सकते हैं। जिस मुल्क के खिलाफ होगा जो जाएगा, वहां पे तेल के ऊपर वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, उसको तेल नहीं देंगे। और अगर ईरान की रिजीम गिरती है तो मुझे पूरा यकीन है कि, मतलब सभी का मानना यह है कि पहला काम ये होगा कि जो चाइना को तेल की सप्लाई ईरान से जा रही है वो बंद कर दी जाएगी। और सेंट्रल एशिया में भी इनका प्लान है, ये कहते भी हैं कि हम सप्लाई बंद कर देंगे वहां पे, चाइना से जाने नहीं देंगे, यानी तेल को एज ए वेपन इस्तेमाल करने की जो बात हो रही है। तो ये बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पूरे क्षेत्र को, जो है अच्छा खासा मिडिल ईस्ट डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर ज्यादा दिन वॉर चल गई, 4-5 दिन, तो यूएई में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सब विड्रॉ हो जाएगा। आप देखिएगा मंडे को शेयर मार्केट किस तरह से क्रैश करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा ग्लोबली। हाँ, अब दो सवाल, आखिरी एक सवाल कि क्या इस वार को, जैसे आज का दिन निकला, क्या आप बड़े फुल स्केल वार की तरफ भी देख रहे हैं जिसमें दूसरे देश भी शामिल हों, ऐसी स्थिति पैदा होती दिख रही है? संक्षिप्त जवाब चाहूंगा इसका। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दूसरे देश, हाँ यूरोप के ऊपर काफी प्रेशर होगा। यूरोप ये नहीं चाहेगा कि इजराइल कमजोर हो, इसलिए कि इजराइल यूरोप के भी जो हित है और अमेरिका के भी हित है इस पूरे क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाता है, उसके हित ही में काम करता है। तो हो सकता है कि यूरोप के कुछ देश, मगर अभी फिलहाल यूरोप की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की, और जर्मनी भी क्राइसिस में है इकोनॉमिक। तो वो भी
इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, और फिर जैसा आपने बताया कि ग्रीनलैंड का भी मसला उनके सामने है। और वैसे भी अमेरिका जो है, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी जो है, अमेरिका फर्स्ट की बात ये करते हैं, उसमें यूरोप को काफ़ी सेकेंडरी स्टेज पे उन्हीं ने ढकेल दिया है। उनके लिए, अमेरिकन के लिए इस वक्त इजराइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि मिडल ईस्ट में है लड़ाई, इधर लड़नी है। तो इस वजह से यूरोप के लोग काफ़ी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ख़राब के खिलाफ हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखना ये है कि अल्टीमेट, लेकिन यूरोप जो है वो अमेरिका पे बहुत निर्भर करता है, इसलिए हो सकता है कि इनमें अमेरिकन प्रेशर को मना न करें। आखिरी सवाल आगा साहब, अमेरिका के लिए क्या खतरा देखते हैं? क्या अमेरिका भी किसी बड़ी लड़ाई में फंस सकता है? अमेरिका के लिए ये मिस एडवेंचर हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, या मुसीबत हो सकती है? मिस एडवेंचर हो सकता है इन द सेंस कि अगर लड़ाई लंबी चल जाती है, इसलिए कि जो कुछ भी इनकी अमेरिकन प्लानिंग है वो थी 1 हफ्ते 4 दिन के हम पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे, मेन एरियाज, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि लीडरशिप को मार देंगे, और जो लिबरल लीडरशिप होगी उसके साथ हम डील कर लेंगे, वो हमारे साथ डील करने में तैयार हो जाएगी। फिलहाल तो जो स्टेटेड गोल है वो इस बात को दर्शाते हैं। कहाँ तक हो पाएगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। इसी के इराक में भी इसी तरह की बातें हमने सुनी थी। अफगानिस्तान, आप तो बहुत छोटे होंगे, अफगानिस्तान में भी यही बातें इन्हीं ने करते हुए नजर आए थे। वियतनाम में भी यही सब बातें हुई थी, लेकिन सीरिया और लीबिया में भी। हाँ, इतना जरूर है कि ये ईरान को के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन स्टाइल का डेवलप किया है, और वहाँ पे उनका जो मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, फिर उसके अलावा ड्रोन्स जो बनाए हैं, यही नहीं बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये बहुत थ्राइविंग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा 70s में इंडिया का था, जिसका के काफी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। वो सेल्फ रिलायंस की तरफ जो बढ़ रहे थे, इसको एक बड़ा धक्का लगेगा इन प्रोग्राम्स को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। अगर ये, हम तो दुआ करेंगे कि ये जंग ज्यादा दिन तक न खिंचे, क्योंकि उसका खतरा, उसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। जैसे आज 50 बच्चों की मौत हो गई, न जाने कितनी जाने जाएगी, बेकसूर लोग उस युद्ध की उस पर चढ़ते हैं। तो इसलिए हम दुआ करेंगे कि ये कोई रास्ता निकले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर ये जंग खिंची तो हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। नमस्कार जी जरूर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।